हेलो बच्चों। तो आज अपन फिजिक्स का पहला चैप्टर और ये पहली क्लास होगी इंग्लिश मीडियम की मेरी, ठीक है, जो रिकॉर्ड करने वाला हूँ मैं। ठीक है, देखिए, फिजिक्स के अंदर आरबीएससी में देखा जाए तो 17 चैप्टर्स हैं जिन्हें 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। ठीक, सीबीएसई में थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा चेंज है, लेकिन सिलेबस में चेंजेस नहीं है। कुछ एक पॉइंट सीबीएसई के अंदर कम है, आरबीएससी में ज्यादा है, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में कॉमन है। तो हम फिजिक्स के अंदर आज पहला चैप्टर या पहली यूनिट हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसको आज अपन पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैंने पहला पॉइंट और पहला चैप्टर लिया है आरबीएसई के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? तो देखिए, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रिसिटी से। चलो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब हो गया द थिंग विच इज स्टैटिक, है ना। इसका मतलब है कि चीज जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? स्टेशनरी होनी चाहिए, रुकी हुई होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम साइंस में उन चीजों से डील कर रहे हैं जहां पर चार्ज को स्टैटिक माना गया है, चार्ज मूव नहीं करना चाहिए, है ना, इट शुड बी स्टेशनरी। ठीक है, और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमारे पास में 4 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। सीबीएसई के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर को डाल रखा है। चलिए, काम करते हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और तरीके से मैं समझाऊं तो देखो बच्चों, आपको पता होगा चार्ज जो है ये ऐसी कोई चीज, नई चीज नहीं है जो आपने पहली बार अब भी 12वीं में पढ़नी है। ये शायद आपने 6th क्लास में पढ़ी होगी, 7th में पढ़ा है, 8th में, 9th में, 10th में, इवन 11th में, है ना। केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो आए हो, 10th के अंदर भी चार्ज आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। तो चार्ज कोई नई चीज नहीं है जिसे आप पहली बार डील कर रहे हो। बस ये है कि हम उसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं, समझने का क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो, अब चार्ज क्या चीज है? तो मेरे पास में यहाँ पर एक स्केल है, पुराना सा स्केल है, जैसा अवेलेबल था वैसा यूज कर लिया अपन ने। ठीक है, तो ये स्केल है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर एक कॉपी है। कॉपी के ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको दिखेगा कुछ मैंने पेपर कटिंग रख रखी है ना। अब ये जो पेपर बहुत हल्के हैं बच्चों, ठीक, अब मैं इस स्केल को इन पेपर कटिंग्स के पास में लेकर आ रहा हूं। देखो, कुछ भी नहीं हुआ, ये चिपके भी नहीं, कुछ भी प्रोसेस में नहीं दिखा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इस स्केल को सिर से रब किया जाए, ये शायद आपने कभी किया होगा, दूसरी तीसरी क्लास में किया होगा, मैं आज 12वीं में कर रहा हूँ, मेरे को आज मौका मिल रहा है ना। तो मैंने इसको ऐसा अच्छे तरीके से रब किया, जितना ज्यादा रब करेंगे उतना ज्यादा चार्ज शायद मिल पाएगा मेरे को। तो ये ऐसा रब किया, ये देखो, कुछ पता चल रहा होगा आपको, दिखाई दिया? ये चिपक गए हैं, है ना। नहीं दिख रहे हैं तो मैं पास में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये चिपके, क्यों चिपके? पहले तो नहीं चिपके थे, इस बार चिपक गए, ऐसा क्या हो गया? तो हमने बोला इस स्केल की शायद कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो गई होगी। ठीक है, इस स्केल की कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो गई होगी जिस कारण ये चिपक गई। वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, वो कौन सी एक चीज अलग से आ गई? दैट इज चार्ज, नेट चार्ज। ठीक है, वो नेट चार्ज जो है वो स्केल ने एक्वायर कर लिया। आप बच्चों रोजाना कंघा करते हो, है ना, ऐसा सिर को कॉम्ब करते हैं ना, अपन बाल बनाते हैं अच्छे से। तो जब अपन कॉम्ब करते हैं बच्चों, तो वो जो कॉम्ब है ना, उसके जो स्पाइक्स हैं वो हमारे बाल के साथ में फ्रिक्शन करते जाते हैं, हमारे हेयर्स के साथ में क्या करते जाते हैं? फ्रिक्शन करते जाते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर अगर आप गौर करो, आपके बाल अगर सूखे हैं, ठीक है, आप गौर कीजिएगा, 2-3 बार कॉम्ब करो, ऐसा बाओ, और उसके बाद में उस कॉम्ब को अपने सूखे बालों के पास में लेकर आओ, आपके बाल ऑटोमेटिकली कॉम्ब के साथ में अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि जब हम जिस समय कॉम्ब कर रहे होते हैं उस समय फ्रिक्शन के कारण हमारे हेयर्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और कॉम्ब जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या चीज है वो अपन आराम से पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज गौर कीजिएगा, 2-3 बार कॉम्ब करने के बाद में वो सूखे बालों को ऑटोमेटिकली अपने और अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सारी की सारी चीजें किसमें आने वाली हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आने वाली है, हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, हाँ, बस इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे और सारी चीजों को समझेंगे जिनसे ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर अपन डेफिनेशन देते हैं तो हम बोलते हैं इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर। ये क्या है? एक तरीके की प्रॉपर्टी है जो किसके साथ में जुड़ी हुई है? मैटर के साथ में जुड़ी हुई है। ड्यू टू विच
इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है। इट कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, वो और क्या कर सकती है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स को फील भी कर सकती है, तो किसी दूसरी चीज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट भी कर सकती है। ठीक है, तो वापस से मैं बता रहा हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी associated with matter due to which it can produce electric field as well as magnetic field. It can exert the force of electric force and it can experience the electric force also. ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर ये रामायण आई कहां से? ये जो मैंने आपको चीज करके बताई ना बच्चों, ये चीज हो चुकी पहले, सबसे पहले कब? 600 बीसी में। कब हुई? 600 बीसी में, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना, 600 साल पहले ईसा के पूर्व, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पूर्व, एक साइंटिस्ट हुए थेल्स बच्चों। तो जो चीज आज अपने करके देखी है वो इसने टाइम पर थेल्स ने कर दी थी। ठीक है, ये ग्रीक के रहने वाले हैं, मिलेटस है एक जगह, प्रांत है वहां का, तो वहां पर थेल्स एक फिलोसोफर हुए, उन्होंने ये काम पहले ही कर दिया बच्चों। उन्होंने एम्बर को लिया और एम्बर के साथ में घास फूस के टुकड़ों को इनको लिया, उन्होंने देखा कि ये प्रोसेस वहां पर भी हो रही थी। ठीक है, तो ये चीज वहां पर पहली बार देखने को मिली, तो थेल्स ने सबसे पहले बताया उसे। फिर इस चीज को देखने वाले वैज्ञानिक और साइंटिस्ट जो थे, उनके अंदर नाम बहुत सारे जुड़ जाएंगे, अपन कुछ गिने चुने को ही पढ़ पाते हैं। तो ऐसे ही विलियम गिलबर्ट है, रानी एलिजाबेथ आपने नाम सुना होगा, फेमस रानी है, इंग्लैंड की रानी को कौन भूल सकता है ना। तो रानी एलिजाबेथ जो है उनके डॉक्टर थे विलियम गिलबर्ट, है ना, और विलियम गिलबर्ट ने भी वापस से इसी चीज को देखा जो कि थेल्स ने देखा था। ठीक, फिर इसके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार बताया बच्चों कि चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, है ना, काइंड ऑफ चार्ज, ये किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था बच्चों। ठीक, और बेंजामिन फ्रैंकलिन अगर आपको देखना है तो अमेरिकन जो डॉलर है ना, $10 का जो नोट आता है, जैसे यहाँ पर महात्मा गांधी छपे हुए आते हैं इंडिया के अंदर, वैसे वहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन छपे हुए आते हैं। आप उन्हें गांधी कह सकते हैं अमेरिका का। ठीक है, चलो, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गया। फिर सॉरी, महात्मा गांधी जी, ठीक है, ओके। अरे फिर इसके बाद में नेक्स्ट चार्ज जब हम पढ़ते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसा दिमाग में आता होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये था। ठीक, ये किसने बताया? तो एक साइंटिस्ट हुए एंड्रयू मिलिकन, रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिलिकन ही लिख रहा हूं। तो मिलिकन ने पहली बार इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि इतना होता है, कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये चार्ज की रामायण है। आपको क्या दिमाग में रखना है वो मैं बता देता हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि चार्ज कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तीसरे तरीके का कोई चार्ज नहीं है। मिलिकन ने क्या बताया था? मिलिकन ने बताया था कि मिनिमम से मिनिमम चार्ज का अमाउंट इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, एंड दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मिलिकन ने बताया, और इस चीज के लिए मिलिकन को नोबेल प्राइज मिल चुका है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। एंड्रयू मिलिकन को नोबेल प्राइज मिला था इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है फॉर जनरल नॉलेज। ठीक, इतना पूछा नहीं जाता है इनके बारे में, इतना पूछा है। हाँ, मिलिकन के लिए पूछा जाएगा, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पूछा, नाम ही पूछा जाता है, एक्सपेरिमेंट डिस्कशन है नहीं है हमारे ग्रुप में। फिर इसके बाद में अब मैं अगर चार्ज के ऊपर आता हूं तो जो हमें पता होना चाहिए, क्या भाई, कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए चार्ज को पढ़ने से पहले, जो हमने 10th में पढ़ रखी है? क्या भाई? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। कितना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? अभी मैंने बोला, इसे मैं QE लिखूंगा या फिर इसे EV लिख सकते हैं। दैट इज 1.602
इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बच्चों चीजें याद रहनी चाहिए, ये आगे तक काम आएगी, हर बार दिया हुआ नहीं आएगा। सीबीएसई नहीं, आरबीएसई के अंदर तो अपन को याद रखना पड़ता है, सीबीएसई में तो पेपर में दी हुई आती है। ठीक है, आरबीएसई में तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, और ये याद होनी भी चाहिए। बेसिक चीजें हैं, जैसे आपको आपका नाम याद रहता है, तो जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये चीजें भी तो याद रहनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके बगैर फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं अपन। चलिए, तो दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास की यूनिट क्या होती है? केजी होती है, ध्यान में रखो। फिर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और आपको पता है प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, बस क्या अंतर है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम नेगेटिव देखते हैं, जबकि प्रोटॉन का चार्ज हम पॉजिटिव देखते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। फिर मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, फिर चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, कोई चार्ज नहीं होता, इट्स अ न्यूट्रल पार्टिकल, है ना, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन के पास में, लेकिन मास है। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इसे थोड़ा आगे लिखो तो 1.672 और 1.674। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो कि किसी ऑब्जेक्ट के पास में नेट चार्ज जीरो हो सकता है, वापस से समझना, किसी ऑब्जेक्ट के पास में नेट चार्ज जीरो हो सकता है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट का मास जीरो नहीं हो सकता। मास तो होगा ही होगा, जैसे अपना भार है ना, भार तो होगा ही होगा, चाहे चार्ज हो ना हो। ठीक है, ठीक, तो अपन इस चीज को यहाँ पर समझ लेते हैं कि अगर इन चीजों को देखो, मैंने ये कौन सी 3 चीजें लिखी हैं जो आपने कभी एटम में पढ़ी हैं, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है एटम, है ना। एटम को जब आप समझते हो बच्चों, तो एटम में क्या पढ़ते हैं? हम बोलते हैं एटम में सबसे बीचों बीच में होता है न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। ठीक है, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट होते हैं, ये ऑर्बिट सर्कुलर भी हो सकते हैं और एलिप्टिकल भी हो सकते थे, है ना। इस तरीके के क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। फिर ये जो न्यूक्लियस है बीच वाला, इस न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें हैं, या न्यूक्लियस में कितनी चीजें हैं? 2 चीजें। कौन कौन सी? एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इन्हें न्यूक्लियाइड भी बोलते हैं, है ना। ये न्यूक्लियॉन्स आप बोल सकते हो कि ये न्यूक्लियॉन्स हैं। ठीक, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में कौन ट्रेवल करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते रहते हैं, ऑर्बिट्स में ट्रेवल करते रहते हैं, हर कहीं जगह नहीं ट्रेवल करेंगे, है ना। कहां पर? ऑर्बिट्स के अंदर। तो वेरियस ऑर्बिट्स में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हमने इन्हीं की बात करी। These are the fundamental particles of an atom। ठीक है, तो अपन उन्हीं की तो बात कर रहे हैं, एटम को डिस्कस किया था। तो ये सारी चीजें देखने के बाद में हमें ये पता चल जाना चाहिए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के पास में कोई चार्ज नहीं होता। फिर सबसे ज्यादा हैवी पार्टिकल कौन सा है एटम का? तो न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। फिर उससे थोड़ा सा लाइटर, थोड़ा सा ही कौन है? प्रोटॉन। तो हम ऑलमोस्ट इक्वल मानते हैं। यहाँ पर अगर ये मैं वैल्यू तरीके से लिख देता हूँ, दैट इज 1 2 है एंड इट इज 174। ठीक है, तो न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट वन एंड प्रोटॉन इज स्लाइटली लेसर देन द न्यूट्रॉन, उसका मास थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास सेम लेते हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का पार्टिकल होता है, बहुत ही ज्यादा लाइटर वेट होता है। अब देखो पावर, देखो इलेक्ट्रॉन के मास का 10⁻31, यहाँ पे 10⁻27 दिख रहा है। कंपैरिजन करोगे ना पावर का, तो भी 10⁴ का गैप है, इसका मतलब 10,000 टाइम्स का गैप है बच्चों, 1000 गुना, 10,000 गुना। ठीक है, हल्का होता है ये। ठीक है, तो
सबसे ज्यादा हैवी न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन उससे कम हैवी, और लाइटर है सबसे ज्यादा कौन? इलेक्ट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास में चार्ज जो है वो सेम होता है, बस एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव चार्ज है। ये ध्यान में रखना है अपन को, ठीक है। तो ये बेसिक पार्ट था जो हमें हमारे दिमाग में रखना है, ठीक। फिर चार्ज की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। अब हम ये देखते हैं व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज एंड व्हाट इज नेगेटिव चार्ज, काइंड ऑफ चार्जेस को अपन को देखना है, ठीक है। तो चार्ज की डेफिनेशन याद हो गई होगी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा और ये चीजें उतार लीजिएगा, पता ही होनी चाहिए आपको, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में देखो, चार्ज दो टाइप का होता है। किसने बताया था? कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। वैसे तो डूफे थे, DUFAY, डूफे, उन्होंने बताया था कि दो प्रकार का होता है। उनको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम देने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। तो अपन सीधा से पढ़ते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाया, दो टाइप ऑफ चार्ज जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। सबसे पहला डिस्कस करते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? तो ये बात ध्यान में रखो। लेट्स सपोज करो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर, सोडियम का अगर अपन एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लिया? सोडियम का। सिंपल है, Na, आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। कौन से एटॉमिक नंबर? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। एटॉमिक नंबर है 11, ठीक। इसका मास वैसे 23 लिखते हैं, लेकिन अभी अपन को इससे कोई मतलब नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये अगर एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर को कुछ ऐसा आप दिमाग में रखें, किसी भी एटम को ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो Z होता है ना बच्चों, दैट इज एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है? एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं ए के ऊपर गौर नहीं कर पा रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर के ऊपर गौर करने की बात है। अभी एटॉमिक नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। तो इसका मतलब अगर बोले कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन सोडियम, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जितना इसका एटॉमिक नंबर है, सो देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर आर 11 प्रोटॉन्स। दोनों ही इक्वल है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, बस नेचर अलग अलग है ना। एक की प्रॉपर्टी अलग है दूसरे से, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। दिस टाइम दिस सोडियम इज न्यूट्रल, ये सोडियम इस समय न्यूट्रल है। लेकिन अगर कुछ ऐसा कर दें कि सोडियम में जो 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दें, और हटाया जाता है, क्यों? क्योंकि जब आप सोडियम को समझते हो ना बच्चों, तो ये तो न्यूक्लियस हो गया बीच वाला, ठीक है। और न्यूक्लियस में इसके आगे, सॉरी बाहर, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर नेक्स्ट में 11 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं अपन को, सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, 3 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तो 2 यहां पर है, 8 यहां पर है, कितना हो गया? 10 हो गया। एक और चाहिए ना, में 1 इज रिमेनिंग, यहां पे डाल दो, 11 हो गए। तो ये जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, इसके ऊपर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इतना ज्यादा नहीं होता जितना कि इन सभी के ऊपर काम कर रहा है। इट इज लूजली बाउंड, ये जो बाहर घूम रहा है ना, इट इज लूजली बाउंड। तो इसको कोई थोड़ा सा भी ऐसा बोल देगा ना कि आजा मेरे पास में, आजा, चल यहाँ से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, ये बोलता है चल चल, यहाँ से क्या लेना देना, ठीक है। तो ये भाई साहब जो है इलेक्ट्रॉन, इनको अपनी फ्रीडम कुछ ज्यादा ही प्यारी होती है, ये बाहर हो लेते हैं किसी के साथ में भी, ठीक। अब क्या हुआ, इन्होंने अपनी फ्रीडम के चक्कर में किसको छोड़ दिया? सोडियम को छोड़ दिया है, ठीक। तो
सोडियम के पास में क्या हो गया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है ना, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो पहले कितने थे, 11 थे, अब सोडियम के पास में रह गए 10 तो इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने, 11 ही हुए। चलो अब गौर करो कौन सा ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हुए किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा हो गया, सीधी सी बात है, प्रोटॉन प्रभावी हो गया है, पॉजिटिव चार्ज प्रभावी हो गया है, इफेक्टिव हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स कम रह गए हैं उनसे, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी, अब ये कैसा चार्ज बनेगा, तो कौन सा इफेक्टिव होगा, जो ज्यादा होगा वही तो इफेक्टिव होगा। कौन सा ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा तो प्रोटॉन का चार्ज प्रभावी हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो इस समय जब वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है सोडियम, उस केस के अंदर सोडियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। Na+, एक इलेक्ट्रॉन को हटाया था इसलिए एक बार प्लस, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हटते तो यहाँ पे 2 बार प्लस आ जाता, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें कि जब हम पॉजिटिव चार्ज को डिस्कस करते हैं बच्चों, तो हमें ये पता होना चाहिए कि देयर शुड बी नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है ना, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बात समझ में आ गई है? चलिए फिर अब मेरे को ये बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन गया था बाहर, रिमूव हो गया था, उस केस में इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज ही लेकर के गया था या अपना मास भी साथ में लेकर के जाएगा? तो ये बात ध्यान रखना, मास भी साथ में जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर, है ना, उसके साथ में मास भी होना चाहिए, बिना मास के चार्ज नहीं जा सकता। तो अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना मास भी साथ में लेकर के चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो ही रहा था, उसके साथ में मास भी क्या हो गया, कम हो गया है। कितना मास, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया था, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पता होना चाहिए आपको कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मास ओरिजिनल न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल से क्या होता है, कम हो जाता है। कितना कम, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उतना मास कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये मेरे हिसाब से पॉजिटिव चार्ज आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है बच्चों, लेट्स सपोज करो अपने पास में क्लोरीन है ना, क्लोरीन 17वें नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है, 17 पे। इसका मतलब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है ना, 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। और इसको अगर मैं ऐसा समझूं तो ये बीच में तो उसका न्यूक्लियस होगा जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होंगे, और बाहर देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, फिर 8 यहाँ पर आने चाहिए, 4 5 6 7 8 10 हो चुके हैं, 7 रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग 7 विल बी इनटू दिस ऑर्बिट, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये भाई साहब क्लोरीन क्या कर सकते हैं, क्लोरीन कैन एक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, वो एक्सेप्ट कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन जो शायद सोडियम ने क्या किया था, रिमूव किया था, ठीक है। तो या फिर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी रिमूव कर लेता है आसानी से, तो हाइड्रोजन का छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन या सोडियम का छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, क्लोरीन ने अपने पास में ले लिया। अब क्लोरीन ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो इसके पास में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्टेबल की कंडीशन में आने की कोशिश कर रहा है और, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया। अब इसके पास में नेक्स्ट नए वाले क्लोरीन के पास में क्या हुआ बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन जो पहले 17 थे अब हो गए कितने, 18 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन में कोई चेंजेस आता नहीं, उतना उतना प्रोटॉन में था। ये नया वाला क्लोरीन है। अब गौर करो, इस नए वाले क्लोरीन में कौन इफेक्टिव हो गया,
इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, ठीक। तो फिर कौन इफेक्टिव, इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव हुआ, तो फिर चार्ज भी कैसा आएगा, जो इफेक्टिव था वो चार्ज अपना बताएगा, तो इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज इंडिकेट करने लग जाता है, ठीक। सो द क्लोरीन विल बी नेगेटिवली चार्ज, तो एक माइनस लगाया, क्यों, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया। अगर 2-3 को करता तो जितने कैप्चर करता उतने वो क्या करते हैं, अपन माइनस लगा लेते। अब सोचो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्वायर करता है, एक्सेप्ट करता है, किससे, तो हम बोल सकते हैं कि उस केस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेसर हो जाते हैं विद कंपैरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस केस के अंदर पार्टिकल कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो पहली चीज हमें ये पता चली कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस, तो रीजन क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे थे इसलिए ये बात है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है। अभी अपन इस चीज को ये समझ लेते हैं कि जब उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था, एक्वायर किया था, उस केस में उसने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी तो लिया था। इलेक्ट्रॉन के जैसे चार्ज को लिया, चार्ज के साथ में मास को लिया, तो अब ये जो नया वाला क्लोरीन है, इसका मास जो होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा, आंसर है ज्यादा होगा। उसने इलेक्ट्रॉन का मास और बढ़ जाएगा, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। पता चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, नेगेटिवली चार्ज होने पर उस पार्टिकल का मास बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, न्यूट्रल पार्टिकल के कंपैरिजन में, ठीक है ये बात। तो ये ध्यान में रखेंगे अपन। फिर आप और क्या देख सकते हैं, जो आपको याद रखना है वो चीज बता रहा हूं बच्चों। तो ये चीज पता चल गई नेगेटिव चार्ज की और पॉजिटिव चार्ज की, ठीक। फिर और आपको क्या याद रखना है, आज जो चार्ज और कुछ नहीं होता, बस ये दो ही तरीके के चार्जेस के अलावा और कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब तीसरी चीज, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये नाम याद रख लो। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये क्या है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैलकुलेट किया गया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ था बच्चों, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये लास्ट पॉइंट है, इसमें हमने किसके चार्ज को बताया था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। हालांकि स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट किया गया था, उससे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट हुआ था, लेकिन ये नाम ध्यान में ही रखना पड़ेगा आपको। आज के लिए इतना ही। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है सर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो हम पता नहीं कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पढ़ते हुए तो बच्चों आपने क्या क्या पढ़ लिया अब तक, याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये चीज मेरे हिसाब से आप याद रखें तो आपको आगे वाली चीजें पढ़ने में मजा आएगा। फर्स्ट लेक्चर था इसलिए इसको इतना ही रख रहा हूँ, आगे जाकर के आपको बहुत नई नई चीजें देखने को मिलेंगी जो आपने शायद पहली बार पढ़ी होगी। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।